नमस्कार। इस कक्षा में हम अगली कविता पढ़ेंगे। मेरी स्मृति। मेरी स्मृति इस रचना की रचनाकार अर्थात कवि हैं डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी। मैं इनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। आपका जन्म 1921 रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ और आपके द्वारा 1944 से ही पत्रकारिता और संपादन का कार्य संपन्न किया गया। आपके द्वारा दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रों के संपादन के अतिरिक्त हिंदी समेत उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रधान संपादक भी रहे हैं और ढेर सारी रचनाएं और कृतियां आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये जो कविता है मेरी स्मृति, इसकी विधा है हाइकू। जैसे कि आपको जानकारी है कि हिंदी साहित्य में जो भी कुछ लिखा जा रहा है उसको हम एक विधा के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे हमारी कई विधाएं रही हैं। कविता एक विधा है, वर्णनात्मक कहानी है, हास्य व्यंग्य निबंध है, उसी में आप ये हाइकू पढ़ेंगे। भाषण है, संस्मरण, खंड काव्य, नाटक, पद है, पत्र, लघु कथा, गज़ल, कहानी है, आलेख है, लोक भाषा गीत है, वैचारिक निबंध है। जैसा कि निबंध हम पढ़े, इसके पहले एक और देखा था हास्य व्यंग्य निबंध में, और उपन्यास, साक्षात्कार, महाकाव्य का अंश, यात्रा वर्णन, गीत, तमाम चीज़ें। तो ये जो हमारी कविता है ये हाइकू विधा में लिखी गई है। इसकी विधा हाइकू है। तो मैं सोचा कि सबसे पहले हम इसके विषय में ज़रूर चर्चा कर लें कि आखिर हाइकू विधा है क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए क्या मेरे लिए भी एक नई विधा है यह हाइकू। हाइकू के संदर्भ में देखेंगे। हाइकू की रचनाएं बड़ी छोटी होती हैं और बहुत कम में बहुत कुछ कहने की क्षमता इस विधा में होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक प्रकार से जो यह हमारी रचना होती है वो गागर में सागर भरने का कार्य करती है। बहुत कम में बहुत विस्तृत जानकारी देती है। हाइकू की एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हमारे हैं जगदीश व्योम जी, जो लिखते हैं, छिड़ा जो युद्ध रोएगी मनुजता, हंसेंगे गिद्ध। अब आप देखिए कि इस कविता का सार क्या है, इस कविता में कौन सी बातें कही गई हैं, उनका परिणाम क्या है, उनका अर्थ क्या है। तो आपको देख करके स्पष्ट हो रहा है कि बहुत ही कम शब्दों में एक हाइकू यहाँ पर पूर्ण होता है कि यदि युद्ध छिड़ता है तो उसका परिणाम क्या होगा। और एक प्रतीकों के माध्यम से लिखा गया है कि जो लोग इस युद्ध को कराना चाहते हैं उनकी मुरादें पूरी होंगी। और इसी प्रकार से हाइकू बहुत कम में लिखी जाती है। थोड़ा सा हम इस विधा के विषय में और जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ स्पष्ट किया हूँ कि यह विधा जापान में प्रचलित हुई। मुख्यतः जापान में जो काव्य लिखे गए हैं वे हाइकू में लिखे गए हैं और बहुत ही छोटी छोटी रचनाएं वहाँ पर लिखी जाती हैं। छोटी छोटी रचनाओं के माध्यम से काव्य किया जाता है। हाइकू के संदर्भ में यदि हम कहना चाहें तो सबसे प्रसिद्ध इसके जो कवि रहे हैं जापानी लेखक मात्सुओ बासो। आपका श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है हाइकू के संदर्भ में। इसके बाद जापान के लेखक रहे हैं शिकी और इस्सा। आपके द्वारा हाइकू को प्रचारित प्रसारित किया गया और बहुत हाइकू में छोटी छोटी रचनाएं लिखी गई।
जैसा कि मैं बताया कि गागर में सागर भरने का कार्य इसके द्वारा होता है। एक छोटी सी एक यहाँ पर हाइकू दी गई है, फूल सी पली, कि जो बेटियाँ होती हैं उनका पालन पोषण परिवार में माता पिता के संरक्षण में कैसे होता है, एक पुष्प की तरह, एक फूल की तरह। फूल अर्थात पुष्प से आशय है कि हम इतना ख्याल रखते हैं कहीं वो मुरझा न जाए। फूल सी पली, लेकिन होता क्या है, जब वही बेटी ब्याह करके ससुराल जाती है तो होता क्या है, बहुत कम पंक्तियों में कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियों के संदर्भ में ये कटाक्ष किया गया है कि फूल सी पली बेटी जो है, ससुराल में बहू फूस सी जली। जब वो ससुराल में जाती है तो फूस की तरह जला दी जाती है। तो एक हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं वह देखिए बहुत ही कम शब्दों में स्पष्ट की गई हैं। तो ये हाइकू का अर्थ होता है कि गागर में सागर भरने का कार्य इस विधा के द्वारा किया जाता है। इस रचना के संदर्भ में देखेंगे, जैसा कि मैं आपको बताया कि यह सबसे छोटी रचना होती है, बहुत कम अक्षरों में लिखी जाती है। यदि हम इसको भारत के प्रचार प्रसार के संदर्भ में देखें तो विद्यार्थियों, एक बात तो मैं मानता हूँ और आपको भी माननी चाहिए कि दुनिया के जितने अच्छे लोग हुए, जितने बड़े लोग हुए, वे चाहे शासन करने वाले रहे हों, कवि रहे हों, विचारक रहे हों, खोजी लोग रहे हों, उन सब में एक ही बात सब में समान रूप से पाई गई, सब में एक समानता पाई गई। वह समानता थी घुमक्कड़ी। लोग घूमते थे, देखते थे। इसी कड़ी में थे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। इनको हाइकू को भारत में लाने का श्रेय मिलता है। शायद 1919 में आप जापान की यात्रा किए और वहाँ से आपने इस विधा को अंगीकार कर भारत में लाया और इनकी जो हाइकू हैं वे बांग्ला में लिखी गई। दूसरे हमारे घुमक्कड़ी थे अज्ञे जी। मुझे लगता है कि आपके लेसन में जो पहला पाठ दिया गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, इनको श्रेय जाता है कि इन्होंने हाइकू के प्रचार प्रसार में अपना श्रेय दिया, इन्होंने उसे अपनाया और अंगीकार किया। दूसरा, भारत के संदर्भ में जन जन तक पहुंचाने का कार्य किए हैं सत्यभूषण वर्मा जी। सत्यभूषण वर्मा JNU, जो काफ़ी प्रचलित यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, और ये जापानी भाषा के प्रोफेसर भी थे। इन्होंने इस रचना को भारत में काफ़ी प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया है। हाइकू के संदर्भ हम देखेंगे कि आखिर हाइकू, अब तक तो हमने ये जाना कि यह किस प्रकार की विधा है और कैसे इसका प्रचार प्रसार हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर हाइकू है क्या। हाइकू विद्यार्थियों, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत छोटी सी रचना होती है, बहुत ही कम अक्षरों में लिखी जाती है और लिखे जाने के संदर्भ में आप देखेंगे, पहली विशेषता मैंने यहाँ पर लिखी, एक तुकांत की बाध्यता नहीं होती। जैसे आपने अलंकार में पढ़ा है, अनुप्रास या अंत्यानुप्रास आप पढ़ते हैं तो भारत में, या मुझे लगता है कहीं भी जो रचनाएं लिखी जाती हैं तो उसमें तुकांत की काफ़ी बाध्यता होती है। कारण ये है कि उसमें लयात्मकता आती है, वो रचनाएं संगीतबद्ध होती हैं, और हाइकू में चीज़ें नहीं होती। आप देखेंगे कि यहाँ पर फूल सी पली ससुराल में बहू, दोनों पंक्तियों में बात कोई तुकांत नहीं है, लेकिन यहाँ पहली और तीसरी पंक्ति में थोड़ा सा तुकांत मिलता है, पली और जली। आप बहुत से ऐसी हाइकू देखेंगे, जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है, जो मेरी स्मृति की पहली पंक्ति, गई है पिकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं। पहली पंक्ति में पिकी अंत्याक्षर है, दूसरे में पुनः है और तीसरे में शाखाएं हैं। तो कोई यहाँ पर तुकांत नहीं है।
तो पहली विशेषता है कि तुकांत की बाध्यता नहीं होती। दूसरी विशेषता है कि प्राकृतिक सौंदर्य मुख्य केंद्र होता है। इसे हम पूरी तरह से प्रकृति की कविता तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रकृति से लगी हुई, प्रकृति से जुड़ी हुई कविता के रूप में इसको हम पढ़ते हैं, विधा के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रकृति के माध्यम से ही चीज़ें कही जाती हैं। ऋतु सूचक रचनाएं होती हैं। जैसा कि आप अपने पाठ्य पुस्तक में मेरी स्मृति में देखेंगे कि इन रचनाओं में कवि ने जैसे आम के विषय में, महुआ के विषय में, आकाश, तारा, पवन, मेहंदी, गांव आदि के बारे में, और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उनके बारे में, जैसे झिंगुर है, पक्षियों के विषय में जैसे कोयल है आदि के संदर्भ में अपनी बातों को रखा है। मैं एक लेख ऐसे पढ़ रहा था, उसमें मिला कि इस विधा का प्रचार प्रसार होने से ये चीज़ें जब हमारे बीच में पहुंचती हैं तो विद्यार्थी या जो एक अच्छा पाठक होता है या जो एक अच्छा श्रोता होता है, उससे प्रकृति से स्नेह होता है। प्रकृति के जो छोटे छोटे अंग हैं, भले कीड़े मकोड़े क्यों न हों, उनके विषय में हम जानते हैं, समझते हैं और उनकी महत्ता को हम पूर्ण रूप से अंगीकार करते हैं, उनके महत्व को स्वीकार करते हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य इसका मुख्य केंद्र है। कहीं न कहीं आप देखेंगे प्रकृति की चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। अगली विशेषता है अक्षर की गणना इसमें होती है। अक्षर की गणना होती है, वर्णों की नहीं। अक्षर का आशय है वर्ण, स्वर का नहीं होता। जैसे कि आप छंद है, दोहा, चौपाई, सोठा, गीत क्या, हर गीत क्या, ये पूर्व में चीज़ें पढ़ाई गई तो आप देखते हैं कि उसमें हम गणना करते हैं, तो गणना में हमारे स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। इसमें आप देखेंगे कि केवल हम एक एक अक्षर को गिनते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे तो फूल सी पली 1 2 3 4 5, हाइकू पहली पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं। अगर इसको हम छंद शास्त्र में गणना करते तो आपको मालूम है कि दीर्घ होने से यहाँ पर 2 की गणना होती, यहाँ पर 1 3, यहाँ पर दीर्घ 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 मात्राएं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, हाइकू में ऐसा नहीं है। हाइकू में अक्षरों की गणना होती है, वर्णों की गणना, स्वर इसमें सम्मिलित नहीं किए जाते। दूसरी इसकी विशेषता है कि हाइकू लिखते समय हम जो अध्याक्षर आते हैं उनकी गणना नहीं करते, जो आधे अक्षर आते हैं पहले में हमने जैसे देखा है। अब आपको जाननी चाहिए कि यहाँ पर छिड़ा जो युद्ध 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 की गणना करेंगे। युद्ध द और ध है तो इसकी गणना हमें नहीं करनी है, अध्याक्षर हम नहीं गणना में लाते हैं। हंसेंगे गिद्ध 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 की गणना करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, अभी मैं आगे इसको और स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से हम इसकी गणना करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे कि अक्षरों या वर्णों की गणना इसमें होती है, स्वर गिने नहीं जाते। अध्याक्षरों की गणना हम इसमें नहीं करते। यह 3 वाक्यों में रचना होती है और तीनों वाक्य अलग अलग होते हैं। 3 वाक्यों में जैसे हमने अभी पढ़ा, यहाँ पर फूल सी पली ससुराल में बहू फूस सी जली, तो 3 वाक्य में 1 2 3 वाक्यों में पूरी रचना कर दी गई। इतनी छोटी सी कविता। अब इसीलिए मैं बोला था कि गागर में सागर भरने का कार्य करती है। तो 3 वाक्यों में यह रचना होती है। प्रथम जो वाक्य होता है, यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा प्रथम वाक्य होता है, प्रथम वाक्य में 5 अक्षर होते हैं, दूसरे में 7 अक्षर होते हैं और तृतीय जो हमारी पंक्ति होती है उसमें 5 अक्षर होते हैं, अक्षर या वर्ण। वर्ण का आशय है स्वर और व्यंजन से युक्त। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रथम है, द्वितीय है और तृतीय है, 5 7 5। तो जो हमारी रचना दी गई है, और मेरा आपसे आग्रह है कि मेरी स्मृति जो कविता हमारी पेज नंबर 19 पर दी गई है, इसे आप देखेंगे और जितनी इसमें कविताएं दी गई हैं, जो भी रचनाएं इसमें दी गई हैं, आप देखेंगे कि सब इसी क्रम में लिखी गई हैं। 3 वाक्यों में लिखी गई हैं, 3 पंक्तियों में लिखी गई हैं।
प्रथम में 5 अक्षर, द्वितीय में 7 अक्षर और तृतीय में 5 अक्षर। इस प्रकार से आप देखेंगे कि कुल मिला करके यहाँ पर 17 अक्षरों की एक पूरी कविता बन जाती है। एक और उदाहरण जैसे मैंने यहाँ पर दिया है उसे आप देखेंगे, कौन मानेगा सबसे कठिन है सरल होना। अब अगर तीनों वाक्यों को आप अलग अलग रखते हैं तो देखेंगे तीनों एक दूसरे से एकदम से भिन्न हैं। कौन मानेगा एकदम से भिन्न है, सबसे कठिन है एकदम भिन्न है, सरल होना। लेकिन जब तीनों को जोड़ते हैं तो एक सुंदर सी कविता बन जाती है जो अपना एक महत्वपूर्ण अर्थ रखती है। कौन मानेगा सबसे कठिन है सरल होना। सरल होना ही सबसे कठिन है, कि व्यक्ति सरल हो, सहज हो, यह काफ़ी कठिनता भरा है। तो एकदम छोटे में किस प्रकार से हाइकू लिखी जाती है इसे आपने देखा। और जो हमारा अगला वीडियो होगा वह मेरी स्मृति कविता पर उसके शब्द, अर्थ, भावार्थ और हम इसमें स्वाध्याय कैसे करें इसके संदर्भ में बनेगा। धन्यवाद।